गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का यूनिट नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं। अभी मैं पिछली कोई भी यूनिट नहीं पढ़ा हूं, केवल आपको समझाने के लिए मैं 5वां यूनिट सबसे पहले चालू कर रहा हूं, जिससे आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ जाएं। इसके बाद अदर यूनिट से मैं उनको कवर करूँगा। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर देखते हैं मेन चीज़ें क्या होती है जो हर एक प्रोसेस में देखेंगे। तो इवोपरेटर होता है, ये कंडेंसर होता है, और ये कंप्रेसर होता है, और ये एक्सपेंशन वाल्व होता है। ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी रेफ्रिजरेशन के अंदर। तो हर एक में तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 4 ही चीज़ें क्या है? इवोपरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व। आगे बढ़ें। सबसे पहले देखते हैं अपना रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन के बारे में जान लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो it is defined as the process of providing and maintaining a temperature well below that of surrounding atmosphere। यह क्या करता है? जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे बिलो टेम्परेचर को प्रोवाइड करता है या कि मेंटेन करके रखता है। इन अदर वर्ड्स रेफ्रिजरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग सब्सटेंस। दूसरे वर्ड में अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो क्या है रेफ्रिजरेशन? ये क्या है? कूलिंग प्रोसेस या कूलिंग सब्सटेंस है। अब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में देखें तो ये क्या है? इफ़ द मेन पर्पस ऑफ द मशीन इज टू कूल सम ऑब्जेक्ट द मशीन इज नेम्ड एज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या कहलाता है? यदि किसी भी मशीन का पर्पस किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को ठंडा करना होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। और हीट पंप क्या होता है? इफ़ द मेन पर्पस ऑफ मशीन इज टू हीट द मीडियम वार्मर देन द सराउंडिंग द मशीन इज नेम्ड एज ए हीट पम्प। हीट पम्प क्या कहलाता है? यदि हमें किसी मशीन का पर्पस हमारा किसी भी बॉडी या कि स्पेस को जो है गर्म रखने के लिए अगर किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीट पंप बोलते हैं। समझ गए? रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी को मान लीजिए ठंडा रखने की ज़रूरत है मुझे, तो जिस मशीन का यूज करेंगे रेफ्रिजरेटर, और अगर गर्म करने के लिए है तो उसे क्या बोलेंगे? हम हीट पंप बोलेंगे। अगला देखते हैं जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का अलग अलग देख लेते हैं कि कैसा होता है एक्चुअल में, क्योंकि लगभग ये सेम ही दिखते हैं, दोनों में सेम ही दिखाई देता है। लेकिन एक का काम होता है लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, एक का काम होता है हायर टेम्परेचर को क्या रखा है? हीट पंप का काम क्या है? हायर टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, और जो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। तो इसमें क्या करता है? सबसे पहले रेफ्रिजरेटर देख रहे। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ये कोल्ड स्पेस से लगातार हीट को क्या करता है? कोल्ड स्पेस से लगातार हीट को ड्रेन करता रहता है, और किस में ले जाता है? अपना रेफ्रिजरेटर के थ्रू किस में ले जाता है? एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। और ये क्या करता है? ये जो एटमॉस्फेयर से और जो वार्म स्पेस होता है, ये वार्म स्पेस क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से हीट लेता है। एटमॉस्फेयर से हीट को लेने के बाद हीट पंप के थ्रू क्या करता है? ये हाई टेम्परेचर में हीट को छोड़ देता है। मान लीजिए अपना होम है, होम को अपने गर्म रखना है तो क्या करें? एटमॉस्फेयर से हीट लेगा, एटमॉस्फेयर हीट लेने के बाद के हाँ रूम में ले जाएगा तो रूम में छोड़ देगा, तो रूम को कंटिन्यूस हीट देता रहेगा। और मान लीजिए फ्रिज है अपना, फ्रिज को हमको ठंडा रखना तो क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए हम गर्म चीज़ कोई फ्रिज में रखें तो क्या करना होगा? उससे लगातार हीट को निकालनी होगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। तो लगातार हीट को निकालेंगे और सराउंडिंग में छोड़ेंगे। ये बेसिक है। क्या है? रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में अंतर होता है। अगला है अपना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। क्या है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और स्पेसिफिक हीट ऑफ क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड आइस। सबसे पहले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द quantity of heat extracted from a cold body or space to be cooled in a given time। यह क्या कहलाता है? किसी भी कोल्ड बॉडी से जितनी हीट की क्वांटिटी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं,
या कि किसी भी स्पेस को हम जितना स्पेस से हम जितना हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जैसे एसी होता है तो क्या करता है, एक पार्टिकुलर स्पेस से जो भी हीट होती है उसे बाहर निकालता है। तो ये भी क्या कहला, इसका भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हीट निकाल रहा है। और अगर फ्रिज है तो मान लीजिए फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें रखी हैं, फूड मान लीजिए रखा है गर्म, तो उससे जो भी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, वो उसका रेफ्रिजरेटर इफेक्ट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। तो इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं और होता क्या है, एन इज इक्वल टू होता है हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड स्पेस, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड स्पेस डिवाइड बाई टाइम टेकन। मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम में कितना हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी से, वो क्या कहलाता है, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। अगला है स्पेसिफिक हीट। अगला क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड आइस। ये क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज और लोअर द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 Kelvin इन 1 सेकंड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और आइस क्या कहलाता है कि 1 kg ऑफ आइस से पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन टेम्परेचर को राइज या कि डिक्रीज करना क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या आइस कहलाता है। अब इसे देख लेते हैं क्या होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ऑफ हीट ऑफ आइस कितना होता है, ये फिक्स वैल्यू होती है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 4.19 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। इसको याद रखना, क्योंकि फिक्स वैल्यू होती है, यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। आगे देखते हैं, अपना है अगला कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेशन यूनिट। रेफ्रिजरेशन यूनिट की कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स आर एक्सप्रेस्ड बाय देयर कूलिंग कैपेसिटी। किसी भी रेफ्रिजरेटर की जो कैपेसिटी होती है उसके कूलिंग कैपेसिटी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ये क्या होता है, आगे देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन। एक रेफ्रिजरेशन जो मशीन होती है उसकी जो कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है उससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टन से। कि ये बोलते हैं अगर किसी भी दुकान में गए, हम रेफ्रिजरेटर लेने गए, तो हम यही बोलते हैं कितने टन का रेफ्रिजरेटर हमें दे दीजिए, तो उससे क्या यूनिट क्या हो जाएगी, टन हो जाएगी। एक 1 टन है, हाफ टन है, एक ही 2 टन, कितने टन का ले रहे हैं रेफ्रिजरेटर, वो इसकी यूनिट पर डिपेंड करेगा। अब इसी को डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या कहलाता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो इट डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर इनटू 1 टन ऑफ आइस इन ए ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। यह क्या कहलाता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन करते हैं कि यह हीट जो एब्जॉर्ब करने की क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन, मतलब हीट एब्स्ट्रैक्ट कितनी क्वांटिटी हीट एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 किलो ऑफ 1 टन ऑफ वाटर, 1 टन ऑफ वाटर से कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उसे 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट करने के लिए विदिन 24 आवर्स। ये बोलना चाहता कि अगर हम 1 टन ऑफ वाटर को फ्रीज करना चाहते हैं 24 आवर्स के लिए हम छोड़ दें, और उसे 0 डिग्री सेल्सियस के आइस 1 टन ऑफ आइस में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हीट उससे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये क्या कहलाता है, हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में होता है। और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है देख लेते हैं। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे बर्फ़ से, बर्फ़ बनने के बाद जो हम 0 डिग्री सेल्सियस में हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ आइस होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, ये होता है 336 किलो जूल पर केजी। ये भी फिक्स वैल्यू होती है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, 336 किलो जूल का मतलब होता है 336 किलो जूल ऑफ हीट शुड बी एक्सट्रैक्टेड 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू आइस। क्या करता है, अगर जब हमारा वाटर था, पहले वाटर टेम्परेचर ज़्यादा था तो उससे हीट निकालते उसे हम क्या कर देंगे, जब सेचूरेटेड वाटर होगा तो सेचूरेटेड वाटर से सेचूरेटेड आइस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें
0 डिग्री सेल्सियस हम वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के बाद उसे आइस में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमें और हीट निकालनी पड़ेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी वो क्या कहलाता है, हमारा लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है। अगला है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू कितनी होती है, ये भी जानना जरूरी है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की जो किलो जूल पर मिनट में वैल्यू होती है तो वो होती है एक्चुअल में 336 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 24 इंटू 60। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है अपनी 211 किलो जूल पर मिनट, इसकी वैल्यू ये होती है। और जो अगर सेकंड में देखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.8889 किलो जूल पर सेकंड, या कि हम इसको इतना भी ले सकते हैं। एक की वैल्यू कितना होता है 211 और दूसरी की वैल्यू अगर हम सेकंड में लिखना चाहते हैं तो होता है 3.5168, ये इसकी वैल्यू होती है किलो जूल पर सेकंड। ये होती है किलो जूल पर मिनट, ये किलो जूल पर सेकंड। इसे आप याद रखिए, ये ज़रूरी है क्योंकि यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में हम। अगला आता है अपना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये ज़रूरी है न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू में। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन ए गिवन टाइम। यह क्या कहलाता है, एक गिवन टाइम में जो है, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर बॉडी है, उससे गिवन टाइम में कितनी हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है अपना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस टू द वर्क इनपुट। क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो, ये किसका रेशियो होता है, हीट एक्सट्रैक्टेड इन ए गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम में हम कितने हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टू द वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट का क्या होता है, रेशियो होता है। तो इसे देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू होता है हीट एक्सट्रैक्टेड इन इवोपरेटर अपन वर्क इनपुट। हीट एक्सट्रैक्ट जो इवोपरेशन के दौरान जितना हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं हम और कितना वर्क इनपुट दे रहे हैं, जैसे वो है कंप्रेसर को कितना वर्क हम दे रहे हैं, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है, इसको और अच्छे से जानने के लिए क्या देखेंगे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपन वर्क इनपुट। एक्चुअल में यही होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपन वर्क इनपुट यूज होता है। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को हम किससे दर्शाए थे, एन से, और वर्क इनपुट डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा अपना क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, एंड नोन एज थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और इसे किसके नाम से जाना जाता है, थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अपना रेफ्रिजरेंट क्या होता है, क्या रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। Any substance that absorbs heat through expansion and vaporization process and losses heat condensation is a refrigeration process is called refrigerant। रेफ्रिजरेंट क्या होता है एक्चुअल में, जो इवोपरेटर से क्या होता है, इवोपरेटर के थ्रू जो होता है हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसे कंडेंसर में जाकर क्या करता है, हीट को लॉस कर देता है, और यही साइकिल चलती रहती है। क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेंट का काम होता है हीट को लेना और हीट को देना, ये क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेंट। सम एग्जांपल्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स आर, कुछ एग्जांपल्स हैं जो रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। जैसे पहला है अपना एयर, दूसरा है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, फिरॉन, मिथाइल क्लोराइड और मेथिलीन क्लोराइड। ये सारी की सारी चीज़ जो होती हैं ये रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज किया जाता है जगह अमोनिया का। जैसे जो हमारा घरेलू होते हैं, घरेलू जो फ्रिज होते हैं उनमें अमोनिया का यूज किया जाता है। अगला है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, कितने प्रकार से हम रेफ्रिजरेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट्स को कितने प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके बेसिस पे है। तो रेफ्रिजरेंट्स आर क्लासीफाइड एज, रेफ्रिजरेंट को क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स और दूसरा है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ये होता है इट इज़ ए वर्किंग मीडियम विच इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग द सब्सटेंस बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट। यह क्या होता है, एक वर्किंग मीडियम होता है जो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और
कूल करता है। लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, किसी भी मीडियम को कूल करता है। जैसे कि अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फेरान 12, ये क्या कहलाते हैं, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स कहलाते हैं जो कि लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या कहलाता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स इज ए सब्सटेंस ऑलरेडी कूल्ड बाई प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ये क्या कहते हैं, ऑलरेडी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल्ड होते हैं एंड देन एम्प्लॉयड फॉर ए कूलिंग पर्पस, और ये क्या करते हैं, कूलिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको वाटर है, कोई एक बंद कमरा है, उसमें पहले से आप जो हीट है एयर से उसे आप निकाल दे रहे हैं, एसी लगा है, हीट आप उससे निकाल रहे हैं, आप उसमें सोचते हैं कि और हम वाटर वेपर भी उसमें कुछ मिक्स करना चाहते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट अगर हम उसमें दौड़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप वाटर वेपर भी उसमें मिक्स कर देते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में अगर उसे कर सकते हैं, उसमें वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ाने के लिए। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज ए सब्सटेंस ऑलरेडी कूल्ड बाई प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड देन एम्प्लॉयड फॉर द कूलिंग पर्पस। ये कूलिंग पर्पस की यूज किया जाता है, जैसे हम बता दिए। एग्जांपल के लिए आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या कहलाते हैं, अपना कूलिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में। दीज रेफ्रिजरेंट्स कूल द सब्सटेंस बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर सेंसिबल हीट। और ये जो रेफ्रिजरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं, ये लेटेंट हीट को सेंसिबल हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या प्राइमरी रेफ्रिजरेंट केवल लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो सेंसिबल हीट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। आइल रेफ्रिजरेशन क्या कहता है, जो आइस रेफ्रिजरेशन होता है, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में आइस रेफ्रिजरेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आइस रेफ्रिजरेशन, तो आइस इज केप्ट इन द कैबिनेट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड दिस एक्ट्स एज द रेफ्रिजरेटिंग मीन्स। आइस को हम जब ठंडा करते हैं तो आइस को ठंडा रखते हैं या कि आइस हम बनाते हैं तो आइस रेफ्रिजरेशन कहलाता है। एयर रेफ्रिजरेशन क्या कहलाता है, जब हम एयर को ठंडा करते हैं तो एयर रेफ्रिजरेशन कहलाता है। एयर इज यूज्ड एज वर्किंग एजेंट इन दिस टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट में जो है एयर एक वर्किंग सब्सटेंस का काम करता है। और वेपर, जैसे कि बेल कोलमैन साइकिल जो होता है। और वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या कहलाता है, आइस रेफ्रिजरेशन में देख लिए कि आइस वर्किंग का काम करता है, वाटर को जो हमको आइस में कन्वर्ट करना होता है। और एयर रेफ्रिजरेशन में एयर को, और वेपर रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, द वेपर को ठंडा करना होता है बार बार। द वर्किंग एजेंट्स एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर्स आर अमोनिया, CO2 या SO2। ये इनका क्या है, वेपर फॉर्म बनता है और इसे ठंडा करना होता है। तो आप समझ चुके हैं, आइस में आइस को, एयर में एयर को, वेपर में वेपर, किसके वेपर को, CO2, SO2, अमोनिया आदि के जो घरेलू हमारे डोमेस्टिक जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनमें यूज होता है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का एप्लीकेशन कहाँ है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो अपने होम्स हैं और रूम हैं, हर जगह जो इसको यूज किया जाता है। तो इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इन केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर सेपरेटिंग एंड लिक्विफाइंग द गैसेस। जो केमिकल इंडस्ट्रीज में जो गैसेस होती हैं उनको जो है क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए और ठंडा करने के लिए होती है। इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग आइस, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा हीट जनरेट होता है तो उसको वहाँ ठंडा पैदा करने के लिए, ठंडी पैदा करने के लिए। और स्टोरिंग आइस को स्टोर करने के लिए जिससे वो पिघल ना जाए, इसके लिए। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिसेबल फूड आइटम्स इन कोल्ड स्टोरेज। और जो फूड आइटम्स होते हैं जो ख़राब होने वाले होते हैं उनको जो है कोल्ड स्टोरेज में ठंडा रखने के लिए किया जाता है। फॉर कूलिंग वाटर, क्या, फॉर कूलिंग वाटर, पानी को ठंडा करने के लिए, जैसे आप फ्रिज में रख देते हैं। फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मैन्युफैक्चर एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स। जो स्टील जो पावर प्लांट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, उसमें एयर को ठंडा रखने के लिए, एयर में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिक्स करने के लिए, या कि रहे उसमें कंटेंट उसका, क्योंकि प्रॉपर यूज होता है तो इसके लिए किया जाता है। और फॉर चिलिंग द ऑयल टू रिमूव वैक्स इन ऑयल रिफाइनर्स, जो ऑयल रिफाइनर्स से जो हम हीट निकालते हैं उसमें होता है। और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ
टैबलेट्स एंड मेडिसिन्स इन पैरामेडिकल इंडस्ट्रीज। पैरामेडिकल इंडस्ट्री जो हमारे टैबलेट्स वगैरह होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए होता है, रखने के लिए होता है जिससे ख़राब ना हो। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड टिश्यूज etc, जो ब्लड रखने के लिए होता है, ब्लड को जो है सेफ रखने के लिए होता है। फॉर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एंड हॉस्पिटल्स थिएटर्स etc, जो हॉस्पिटल्स और थिएटर्स में जितनी सारी क्राउड होती है, भीड़ होने के कारण जितनी सारी गर्मी हीट जनरेट होता है, उसको जो होता है कंफर्ट करने के लिए, लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए जो एयर कंडीशनर का यूज होता है। ये भी इसका एक प्रकार से क्या है, एप्लीकेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ, अगला क्या है अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, एक गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है, उसके पास हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, उसके पास जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट लेने की अच्छी खासी कैपेसिटी होती है। इट शुड हैव लो बॉइलिंग एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि अमोनिया। तीसरा है, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड शुड नॉन कोरोसिवनेस, और ये क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और कोरोसिवनेस नहीं होना चाहिए। अगर ये इसमें कोरोजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो ट्यूब्स में फ्लो होगा तो ट्यूब्स में क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या है, नॉन टॉक्सिक और नॉन कोरोजन होना चाहिए। और अगला है, इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोजिव। ये जो है इसमें किसी प्रकार से आग नहीं लगनी चाहिए हॉट होने के कारण, और किसी प्रकार का एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग ब्लास्ट हो सकता है। अगला है, इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और इसकी जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि हीट को लेने और देने की, हीट ट्रांसफ़र करने की जो इसकी क्षमता होनी चाहिए वो अधिक होनी चाहिए, लेने की या कि देने की। अगला है, इट शुड बी ईजी टू हैंडल, और ये जो है हैंडल करने में, सर्कुलेट करने में ईजी होना चाहिए, ले जाने में भी ईजी होना चाहिए, नहीं कि एक्सप्लोज कर जाए, रिएक्ट कर जाए एटमॉस्फेयर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, इसका जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर जो होना कम होना चाहिए। वेपर बनने के बाद इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो इसे कंप्रेसर में या पंप में हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अगला है, इट शुड हैव हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब एक जो जनरल रेफ्रिजरेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, VCRS सिस्टम, तो इसको देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चार चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला होता है अपना कंप्रेसर, दूसरा होता है इवोपरेटर, कैपिलरी ट्यूब होता है, और एक इसमें एक्सपेंशन वाल्व भी होता है जो दिखाया नहीं गया है, और मास फ्लो मीटर, यहाँ से मास कितना फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट का ये दिखाता है, और कंडेंसर। मेनली से आप बताऊँ तो चार ही चीज़ें होती है इसमें। कंडेंसर, कौन कौन सा चीज़ें होती हैं, पहला कंडेंसर है, दूसरा कंप्रेसर है, तीसरा इवोपरेटर है, और चौथा होता है अपना एक्सपेंशन वाल्व जो दिखाई नहीं गया है। चार ही चीज़ें होती हैं इसमें मेनली, ये टेम्परेरी चीज़ जो लगी होती हैं इसमें कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखें, अब इसको एक एक करके समझते हैं कि जो कंप्रेसर क्या होता है, इवोपरेटर क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, और कंडेंसर क्या होता है। एक एक चीज़ समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं अपना, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कंप्रेसर, कंडेंसर, ए रिसीवर टैंक, एन एक्सपेंशन वाल्व एंड एन इवोपरेटर, ये सारी चीज़ें कंटेन होती है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर क्या है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जनरली यूज, इसमें क्या होता है, जनरली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज किया जाता है। फॉर वेरी बिग प्लांट्स सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डायरेक्टली कपल्ड विथ हाई स्पीड रोटेटिंग इंजन। जनरली क्या होता है, जो छोटे होते हैं, जैसे घरों में अपने डोमेस्टिक जो फ्रिज होते हैं उनमें क्या होता है, जनरली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज किया जाता है। लेकिन जो लार्ज अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, तो क्योंकि ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो कम रेफ्रिजरेंट को जो है फ्लो कर सकता है, कम वॉल्यूम को। तो जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज में हमको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम को फ्लो कराना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा
बड़ी होती है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज करते हैं। और इसे घुमाने के लिए एक्स्ट्रा पावर ना देकर किससे घुमाते हैं हम, गैस टरबाइन से। और ये गैस टरबाइन कैसे घूमती है ये भी दिखाएंगे। गैस टरबाइन घूमती है जो हमारा इस तरह जो हमारी हीट फ्लो होता है, जो हमारा हीट बसता है, निकलता है रेफ्रिजरेंट्स वगैरह से, उसी का यूज करके घुमाया जाता है, एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है इसमें। तो आप समझ चुके होंगे रेफ्रिजरेटर जो कंप्रेसर दो प्रकार के यूज होते हैं, और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, अलग अलग पर्पस होता है इनका। अगला देखते हैं कंप्रेसर। अब ये कंप्रेसर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फॉर वेरी बिग प्लांट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स डायरेक्टली कपल्ड विथ हाई स्पीड रोटेटिंग इंजन्स, जो हाई स्पीड रोटेटिंग इंजन्स होता है उससे डायरेक्ट कपल कर दिया जाता है किसे, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, इसका यूज किया जाता है किसमें, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें। अगला है अपना कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर को देखने के लिए क्या देखनी है, इट इज ए कोइल ऑफ ट्यूब्स मेड ऑफ कॉपर। ये क्या है, जो ट्यूब्स का कोइल ऑफ ट्यूब्स हैं मेड ऑफ कॉपर, जो कॉपर के जो ट्यूब्स होते हैं उसमें कंडेंसर में लगे होते हैं, जिसमें से हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है और ये हीट को रिलीज करता है। यहाँ रिसीवर टैंक क्या होता है ये भी देख लेते हैं। रिसीवर टैंक होता है अपना, इट इज़ ए थ्रोटलिंग वाल्व। रिसीवर टैंक होता है, इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। क्या होता है कि जब हमारा कंडेंसर से जो लिक्विड हमारा लिक्विफाइड हुआ है, जो हमारा लिक्विड बना है, उसे क्या करता है, ये स्टोर करता है। इसके बाद ये सप्लाई करता है इसके थ्रू एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर में। पहले रिसीवर टैंक में ही आता है कंडेंसर के बाद। अगला है अपना एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, दिस इज ए थ्रोटलिंग वाल्व, थ्रोटल वाल्व। हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट इज मेड टू फ्लो एट कंट्रोल्ड रेट थ्रू दिस वाल्व। इस वाल्व के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है किसको, जो हमारे रेफ्रिजरेंट को, कितना रेफ्रिजरेंट हमें उसमें फ़्लो कराना है। इवापोरेटर में फ्लो, इवापोरेटर कॉइल्स में कितना रेफ्रिजरेंट फ्लो कराना है, ये क्या कहता है, एक्सपेंशन वाल्व हमारा कंट्रोल करता है। इवापोरेटर क्या कहलाता है, इवापोरेटर कहलाता है, इट इज़ द एक्चुअल कूलर एंड केप्ट इन द स्पेस टू बी कूल्ड। द इवापोरेटर इज कोयल ऑफ ट्यूब्स मेड ऑफ कॉपर। ये भी जो है मेड ऑफ कॉपर ट्यूब से, कॉपर ट्यूब्स इसमें भी जो होती है राउंडेड होती है, और इसमें से जो हमारा कोल्ड रेफ्रिजरेंट्स फ्लो होता है, जो कि हीट लेकर जो है, हीट जो मान लीजिए रूम में है तो हीट वहाँ से लेगा और उसे क्या करेगा, फिर से कंडेंसर में कंडेंस होने के लिए भेज देगा और कमरे को जो है ठंड कर देगा। कमरे के किसी स्पेसिफिक स्पेस को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा उससे हीट लेकर। अब अगला देखते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वर्किंग क्या होता है। क्या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वर्किंग के बारे में जानते हैं। तो क्या है, इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या चीज़ लगा है, जो आपको पीछे बताया हूँ। कंप्रेसर है, इवापोरेटर, कंडेंसर, और एक होता है अपना एक्सपेंशन वाल्व। तो एक एक करके पूरा देखते हैं, वर्किंग इसका समझते हैं, इसको अच्छे से इसी सर्किट से देखेंगे तो आप सर्किट को भी देखते जाइए जो जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला है द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर कमिंग आउट ऑफ द इवापोरेटर फ्लोज इनटू द कंप्रेसर। जो इवापोरेटर से जो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है वेपर फॉर्म में, वो सबसे पहले कहाँ आता है, कंप्रेसर के थ्रू कहाँ जाता है, कंडेंसर। कंडेंसर में ये ठंडा होने के बाद फिर से कहाँ जाता है, इवापोरेटर में इवापोरेट होने के लिए। तो क्या लिखा है, द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर कमिंग आउट ऑफ द इवापोरेटर फ्लोज इनटू द कंप्रेसर। जो इवापोरेटर से हमारा जो लो प्रेशर वेपर आता है वो किस में भेजते हैं हम, कंप्रेसर में भेजते हैं। द कंप्रेसर इज ड्रिवन बाई, कंप्रेसर किससे घुमाया जाता है, प्राइम मूवर से घुमाया जाता है। और अगला पॉइंट है, इन द कंप्रेसर द रेफ्रिजरेंट वेपर इज कंप्रेस्ड। कंप्रेसर में क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट वेपर आया है किससे, इवापोरेटर से, उसे क्या करता है, वो कंप्रेस करता है। द हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर, अब ये कंप्रेस करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जिससे हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर को कहाँ भेजा जाएगा, फ्रॉम द कंप्रेसर इज देन पास थ्रू द कंडेंसर। इसे हाई प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो इसके कारण से कहाँ भेजते हैं हम, फिर से कंडेंसर के अंदर भेजते हैं जिससे ये ठंडा हो जाए। द रेफ्रिजरेंट गिव्स आउट द हीट
हैड टेकन इन द इवापोरेटर। जो इवापोरेटर से कंडेंसर में क्या करेगा, जो इवापोरेटर से हीट लिया तो इसे यह यहाँ रिलीज कर देगा। अगला है द हीट इक्विवेलेंट ऑफ वर्क डन ऑन इट ऑन द कंप्रेसर। जो हीट इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट होगा वर्क डन, जो वर्क डन होगा वो क्या कहता है, कंप्रेसर वर्क डन के बराबर होगा। दिस हीट इज कैरीड बाई कंडेंसर मीडियम विच में बी एयर और वाटर। यह हीट किस कंडेंसर में जो हीट जो हमारा इवापोरेटर से आया है रिप्रेजेंट, वो हीट कहाँ जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, तो ये कंडेंसर में जो हमारा एयर या वाटर सर्कुलेट कर रहा है, कोल्ड एयर या कोल्ड वाटर, वो क्या करेगा, उस हीट को कंज्यूम कर लेगा। अगला क्या है, द हाई प्रेशर लिक्विड रिप्रेजेंट देन इंटर्स इन द एक्सपेंशन वाल्व। अब क्या हुआ, जब कंडेंसर से अपना जो कंडेंसर है, कंडेंसर से जब यहाँ से अपना हीट जब एक्सट्रैक्ट हो गया तो हमारा क्या हुआ, फेस चेंज हो गया। तो जो हमारा वेपर जो हमारा रेफ्रिजरेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। अब इसे कहाँ भेज दिया गया, फिर से हमें इसे भेज दिया गया अपना एक्सपेंशन वाल्व में, जो यहाँ दिखाया नहीं गया है। तो एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद क्या होगा, दिस वाल्व अलाउज द हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट्स टू फ्लो एट कंट्रोल रेट इनटू द इवापोरेटर। ये जो है जो एक्सपेंशन वाल्व है, ये जो होता है इवापोरेटर में कितना रेफ्रिजरेंट जाएगा इसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, कितना मास जाएगा रेफ्रिजरेंट का, इसका कंट्रोल करता है। तो ये भी हो गया। अगला है व्हाइल पासिंग थ्रू दिस वाल्व द लिक्विड पार्शियली इवापोरेट्स। जब हम इस बॉल्ब से गुजारते हैं तो ये बॉल्ब क्या होता है, एक नैरो शेप का होता है, नैरो बहुत ही पतला होता है। इसमें से जब यहाँ से बड़ी पाइप है, बड़ी पाइप से जब अचानक से एक स्मॉल डायमीटर पाइप से गुजरता है तो क्या ये कुछ इसका पार्शियली जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है इवापोरेट हो जाता है, इसके बारे में बोलना चाहता है वो। अगला है अपना मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज वेपराइज्ड ओनली इन द इवापोरेटर एट लो प्रेशर। जो मोस्ट ऑफ द जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है, इवापोरेटर में क्या हो जाता है, इवापोरेटर में वेपराइज हो जाता है। अगला है इन द इवापोरेटर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द मटेरियल विच इज टू बी कूल्ड। ये क्या करता है, इवापोरेटर में क्या होता है, जो हम जिस मटेरियल जिस भी बॉडी को हम कूल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका फूड है उसको कूल करना चाहता है, तो उससे क्या होता है, वो लेटेंट हीट को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यू द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज ऑब्टेन। इसके कारण क्या हमारे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। देन द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंप्रेसर एंड साइकिल इज रिपीटेड। अब इसके बाद क्या है, जब इवापोरेटर में हमारा क्या हुआ, इवापोरेटर में हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर से क्या हमारा रेफ्रिजरेंट का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और फिर से उसे किस में भेजेंगे हम, कंप्रेसर में, या कंप्रेसर में फिर से उसे कंप्रेस करने के बाद हम फिर से कहाँ भेज देंगे, कंडेंसर में। कंडेंसर में भेजने के बाद क्या होगा, फिर से वो ठंडा होगा, फिर से उसे भेज देंगे इवापोरेटर में। यही सर्किट लगातार चलती रहेगी। अब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VARS सिस्टम, ये अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी हमारा VCRS सिस्टम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो तब तक के लिए थैंक यू।